हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। गैसों में ऊष्मीय प्रसार। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि गैसों में किस प्रकार से ऊष्मीय प्रसार अर्थात ऊष्मा का प्रसार होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों व द्रव की तुलना में अधिक होता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, गैसों क्या होता है, इसका जो प्रसार होता है वह द्रव एवं ठोसों की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है वह ठोस एवं द्रव की तुलना में अधिक फैलता है। ओके, जिसकी वजह से इसका जो प्रसार है वह अधिक होता है। गैसों में भी द्रवों की तरह केवल आयतन प्रसार संभव है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस एवं द्रव में क्या होता है, आयतन प्रसार होता है, जबकि ठोस में क्या होता है, इसमें आयतन रेखीय प्रसार साथ ही इसमें क्षेत्रीय प्रसार भी होता था। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार एवं आयतन प्रसार ठोस में होता है, परंतु द्रव एवं गैस में केवल आयतन प्रसार ही संभव है। ओके, तो यह क्यों आयतन प्रसार संभव, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जो गैस एवं द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ओके, ये प्रसार दो प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला है नियत दाब पर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि नियत दाब पर अर्थात निश्चित दाब पर। अब ये दाब क्या होता है, तो सबसे पहले दाब के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि दाब क्या होता है। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ओके, तो दाब किसे कहते हैं, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि क्या है, पाइप है। ओके, तो जैसे कि पानी वाला जो क्या होता है, पाइप। ओके, तो जो पानी वाला जो पाइप में क्या होता है, इसमें वाटर का क्या होता है, फ्लो अर्थात पानी का फ्लो होता है। ओके, तो चलिए इसको क्या मान लेते हैं, एक वाटर है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो पाइप के जो किनारे होता है दोनों ओर, इसमें क्या होता है, इस साइड से जो लगने वाला बल हो गया और इस साइड से जो लगने वाला बल, इसी को क्या बोला जाता है, इसको दाब बोला जाता है। ओके, तो दाब किसे कहता है, तो किसी सतह के। ओके, तो ये क्या है, पाइप क्या है, एक सतह। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल अर्थात प्रत्येक क्षेत्रफल क्या है, लगने वाले जो अभिलंब बल है। ओके, तो जो 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब या प्रेशर कहते हैं। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है वह P इक्वल एफ डिवाइडेड बाय एक, अर्थात प्रेशर इक्वल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, अर्थात दाब इक्वल बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ओके, नियत दाब पर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि नियत दाब पर, यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा। ओके, तो नियत दाब अर्थात निश्चित दाब पर गैस का ताप बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में जो गैस का आयतन है वह बढ़ता है। ओके, इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रसार होता है, इस प्रकार के क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है, यह आप गुब्बारे के बढ़ते आयतन से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब क्या करते हैं, हम लोग गुब्बारे को फुलाते हैं तो इस स्थिति में क्या करते हैं, वह हम अपने मुंह के द्वारा क्या करते हैं, उस गुब्बारे में ऊष्मा देते हैं। अर्थात गुब्बारे को ऊष्मा देने पर क्या होता है, उसके भीतर की हवा क्या होता है, गर्म होने के कारण वह फैलने लगता है। अतः यह गुब्बारे के बढ़ते आयतन से हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं, उतना ही ज्यादा क्या होता है, वह फूलता है, अर्थात उसका आयतन में वृद्धि होता है। अतः गैस का आयतन प्रसार गुणांक इक्वल आयतन में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन गुणा ताप वृद्धि। ओके, तो अर्थात गामा पी इक्वल डेल वी डिवाइडेड बाय वी डेल टी। ओके, तो अब यहाँ पर गामा पी क्यों दर्शाएगा, तो पी से तात्पर्य होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। ओके, तो प्रेशर से तात्पर्य क्या होता है, दाब। ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं अर्थात नियत दाब पर गामा पी इक्वल डेल वी अर्थात आयतन में वृद्धि डिवाइडेड बाय वी प्रारंभिक आयतन गुणा डेल टी अर्थात ताप वृद्धि। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा नियत आयतन पर। ओके, तो दूसरा है नियत आयतन पर अर्थात निश्चित आयतन पर। जब नियत आयतन पर गैस का दाब बढ़ाया जाए तो गैस का दाब बढ़ता रहता है। ओके, तो निश्चित आयतन पर क्या करते हैं, हम लोग गैस का दाब को बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में जो गैस का दाब है वह बढ़ता है।
इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो होने वाला जो प्रसार होता है उसको दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। जैसे कि आपने कुकर में देखा होगा, गर्म करने पर कुकर की सीटी बजती है और सीटी में से भाप निकलता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने कुकर में ऑब्जर्वेशन किया है कि क्या होता है जब कुकर को क्या किया जाता है, जब उसको गर्म किया जाता है या फिर कुछ भी खाना पकाया जाता है जैसे कि दाल हो गया, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस कुकर में से सीटी क्या होता है, बजता है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, नियत आतन पर अर्थात निश्चित आतन पर क्या होता है, जो कुकर है उसमें से सीटी से क्या होता है, बजता है। ओके, यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कुकर के अंदर दाब बढ़ता जाता है। तो यह क्यों होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर अर्थात निश्चित आयतन पर कुकर के अंदर का जो दाब है वह बढ़ता है। अतः गैस का दाब प्रसार गुणांक इक्वल दाब में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक दाब गुणा दाब वृद्धि, अर्थात गामा वी इक्वल डेल पी डिवाइडेड बाय पी डेल टी। ओके, तो गामा वी से तात्पर्य क्या होता है, वी से तात्पर्य होता है वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम, वॉल्यूम से तात्पर्य आयतन। ओके, तो गामा वी इक्वल क्या होता है, डेल पी अर्थात दाब में वृद्धि डिवाइडेड बाय पी प्रारंभिक दाब गुणा डेल टी दाब वृद्धि। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से नियत दाब पर एवं नियत आयतन पर जो क्या होता है, गैसों का प्रसार होता है अर्थात आयतन प्रसार होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7, कांच की एक छोटी सी खाली बोतल के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें लगाए और मुंह को सिरके से ढक दें। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कांच की छोटी सी खाली बोतल लेते हैं, तो अब उसके पश्चात क्या करते हैं, मुंह पर पानी की कुछ थोड़ी बूंद लगा देते हैं और मुंह को सिरके से ढक देते हैं। ओके, तो चलिए मान लीजिए क्या लेते हैं, कांच की छोटी सी शीशी ले लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको क्या मान लेते हैं, कांच की छोटी सी शीशी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ बूंद थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और ये क्या रख देते हैं, सिक्का रख देते हैं। ओके, अब हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करें और आधे मिनट के लिए बोतल को हाथ से पकड़े। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को इस प्रकार से रब करते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, रब करने के पश्चात जो बोतल है उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं लगभग आधे मिनट के लिए। आपको सिक्का नाचता नजर आएगा। ओके, तो इस क्रियाकलाप को करते हैं तो क्या होता है, जो सिक्का होता है ऊपर का में उससे जो सिक्का होता है वह नाचते नजर आता है। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा। यह गैस का किस प्रकार का प्रसार है, नियत आयतन पर प्रसार या नियत आयतन पर प्रसार। ओके, तो चलिए इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं, यह क्यों होता है अर्थात सिक्का नाचता नजर क्यों आता है। ओके, तो यह सर्वप्रथम क्या होता है, नियत आयतन पर प्रसार होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जब हम अपने हाथों को आपस में रब करके अर्थात हाथों को आपस में रगड़ करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, इससे उष्मा उत्पन्न होता है। ओके, तो इससे उष्मा उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से हम लोग इस बोतल को पकड़ते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, जो अंदर पर उपस्थित जो क्या होता है, एयर होता है अर्थात हवा होता है, उसको क्या करता है, गर्मी को अर्थात उष्मा को ऑब्जर्व करता है अर्थात उसको क्या करता है, वह अवशोषित करता है, जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। चूंकि इसका जो आयतन है वह क्या होता है, निश्चित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह फैलने लगता है एवं इस प्रकार से क्या होता है, जो सिक्का हमको नाचता नजर आता था। क्यों, क्योंकि जो एयर होता था, जो गर्म हवा होती क्या होता है, वह प्रेशर अर्थात दबाव बनाता है अर्थात जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें दबाव में वृद्धि होता है। इस वजह से जो सिक्का होता है हमको नाचता नजर आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे कि यह क्यों हुआ। ओके, प्रश्न, गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ रहा होगा कि गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है। तो चलिए इसके कारण को समझते हैं। तो गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही संभव है क्योंकि गैस एवं द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही संभव है। ओके, थर्ड, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ओके, ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया, चाय हो गई या फिर कोई अदर कंपोनेंट्स। ओके, तो ऊष्मा मिलने से क्या होता है, उसके जो पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तित हो सकता है। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और उदाहरणों के साथ समझें। ओके, तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, साथ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थ का जो अवस्था होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। ओके, चित्र 13, वस्तु को ऊष्मा देने अथवा लेने से वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन।
ओके, तो चलिए इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी कंपोनेंट्स अर्थात किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ठोस, द्रव एवं गैस। ओके, तो चलिए इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। ओके, तो ठोस जैसे कि बर्फ, बर्फ को क्या करते हैं हम लोग ऊष्मा देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इसका गलन होता है, तो यह पानी में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब पानी को हम लोग गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देने पर यह वाष्पित होता है अर्थात भाप में परिवर्तित हो जाता है। अब भाप को क्या करते हैं हम लोग, भाप में से ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो इस स्थिति में संघनन होता है जिसकी वजह से यह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। अब पानी को हम लोग ठंडा करते हैं अर्थात इसमें से ऊष्मा ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, हिमीकरण होता है अर्थात यह पुनः बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव एवं द्रव से ठोस। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि गलन, वाष्पन, संघनन एवं हिमीकरण क्या होता है। ओके, गलन। ओके, तो गलन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। ओके, तो गलन किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। गलन किसे कहते हैं, ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गलन या मेल्टिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बर्फ क्या है, ठोस था और यह क्या है, पानी में परिवर्तित हो जाता था। ठोस अवस्था से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ओके, वाष्पन, वाष्पन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, तो द्रव अवस्था की गैसीय अवस्था परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं, तो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, संघनन अर्थात कंडेंसेशन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि संघनन किसे कहते हैं। ओके, तो गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से हिमीकरण को हम लोग समझ सकते हैं कि हिमीकरण क्या होता है, तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ आएगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स अर्थात पदार्थ से ऊष्मा को देने से या फिर ऊष्मा को ले लेने से उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8, एक बर्तन में बर्फ की कुछ टुकड़े ले और थर्मोमीटर की मदद से इसका ताप नोट करें। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं जिसमें बर्फ की कुछ टुकड़े लेते हैं और थर्मोमीटर की सहायता से इसका जो तापमान है उसको नोट करते हैं। जैसे जैसे आप बर्फ को गर्म करेंगे वह पिघलने लगेगी। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस स्थिति में जो बर्फ होता है वह पिघलने लगता है। उसका ताप नोट करते रहे जब तक कि बर्फ पिघलने जाते हैं। ओके, तो उसका तापमान हम लोग तब तक नोट करते हैं जब तक कि वह पूर्ण क्या पिघल नहीं जाता है। अब इस पानी को और गर्म करते रहिए और ताप नोट करते जाए। इसके पश्चात क्या करते हैं, इस पानी को हम लोग गर्म करते रहें और उसका तापमान को नोट करते हैं। जब यह पानी उबलने लगे और भाप में परिवर्तित होने लगे, इसका ताप नोट करें। ओके, तो जब यह पानी क्या होता है, उबलने लगे और वह भाप में परिवर्तित होना प्रारंभ होने लगे, तो इस स्थिति में इसका तापमान नोट करते हैं। अब अपने अवलोकन का ग्राफ बना, क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम लोग जो अवलोकन किया है उसको क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो हाँ, यह ग्राफ इसी प्रकार से दिखेगा। ओके, तो चलिए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, चित्र 14 अवस्था परिवर्तन में ली गई यात्री के ऊष्माताप वृद्धि में दिखाई नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऊष्मा और तापमान के मध्य क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी कंपोनेंट अर्थात किसी भी पदार्थ को जितना ज़्यादा हम लोग ऊष्मा देंगे उसका तापमान में भी उतना ही वृद्धि होगा, अर्थात जितना ज़्यादा उसको ऊष्मा देंगे उतना ही ज़्यादा उसके तापमान में वृद्धि होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्फ अर्थात ठोस पदार्थ होता है, तो ठोस को क्या करता है, ठोस को ऊष्मा देने पर क्या होता है, वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से द्रव को क्या करते हैं हम लोग, ऊष्मा देने पर क्या होता है, द्रव का गैस में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, जिसको वाष्पन कहते हैं। वाष्पन में क्या होता है कि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको वाष्पन कहते हैं।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम क्या किसी भी कंपोनेंट्स का अवस्था को उसमें से ऊष्मा लेकर या फिर ऊष्मा देकर उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ने ऑब्जर्व कर सकता है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ का तापमान में वृद्धि होता है। एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिस्थिति में पदार्थ का ताप बढ़ना रुक जाता है। ओके, तो और एक ऐसे से जाता है जिसमें जो पदार्थ की अवस्था क्या पूर्णतः चेंज होना शुरू हो जाता है और इस परिस्थिति में जो पदार्थ का ताप बढ़ना होता है वह रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह अवस्था परिवर्तन में व्याप्त हो जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गर्म करने पर जो प्राप्त की गई जो ऊष्मीय ऊर्जा था ऊष्मा ऊर्जा होता है वो क्या करता है, पदार्थ का ताप बढ़ाने की वजह क्या करता है, उसको अवस्था को चेंजेस करने में खर्च हो जाता था, तो व्यय हो जाता है। चूंकि यह दी गई अवस्था पदार्थ से लेगी ऊष्मा को ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ऊष्मा क्या होता है हमको दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से इसको गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग क्या देखेगा, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहता है। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहता है? किसी पदार्थ की अवस्था किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ले गए ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहता है। ओके, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है और गुप्त ऊष्मा वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो चलिए इसको समझते हैं। पहला, गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। ओके, तो गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहता है? तो जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बर्फ लेते हैं। ओके, अब इस बर्फ में क्या करते हैं, हम लोग ऊष्मा देते हैं। ओके, तो जब एकांक द्रव्यमान की क्या लेते हैं, कोई एक पदार्थ लेते हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट देते हैं, तो इसमें ऊष्मा देते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, या ठोस अवस्था से द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ठोस अवस्था से द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। तब इस प्रक्रिया में जो दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होता है, इसी को क्या कहता है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ओके, गुप्त ऊष्मा को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो गुप्त ऊष्मा है उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसका मात्रक कैलोरी पर ग्राम है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक है वह कैलोरी पर ग्राम या फिर किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस का 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होता है। यदि किसी उस पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा L हो तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा Q = ml होते हैं। द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि द्रव से ठोस में बदलने के लिए क्या समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से लिया जाता है। ओके, दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो जो
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये क्वथनांक क्या होता है? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जिस ताप पर पदार्थ की जो द्रव तथा जो गैस अवस्था क्या होता है उसमें साम्यावस्था में हो तो उसे ही क्या बोलता है? क्वथनांक होता है। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है? जो द्रव होता है क्या करता है? वह उबलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है? वह गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। अर्थात एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस गुप्त ऊष्मा को भी कैपिटल ए से प्रदर्शित करता है। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से लिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी क्या होता है? समान मात्रा में ऊष्मा से लिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके, तो आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा होता है क्या होता है? इसमें ठोस पदार्थ से क्या करता है? द्रव में परिवर्तित होता है। जबकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? द्रव पदार्थ गैस में अर्थात द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।